स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके क्लास नोट्स में भी होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि एक अलमीरा है, उसका जो डोर है वो 6 फीट हाई है और उसकी 1.5 फीट चौड़ी है, 1.5 फीट, जिसको आप 3/2 फीट भी बोल सकते हो। और उसकी मास जो है 8 kg है इस अलमीरा डोर की। और ये डोर 2 हिंज से सपोर्टेड है। ठीक है, आप अलमीरा में देखो हिंज लगा हुआ रहता है जिसके अबाउट वो घूमता है। तो यहाँ 2 हिंज है, ए हिंज और बी हिंज। ठीक है, और उन हिंज की दी गई है डायमेंशन कि वो, मतलब हिंज की डायमेंशन नहीं, मतलब कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है वो हिंज। तो कहा गया है कि दोनों छोर से 1 फीट की दूरी पर है। तो देख लो 1 फीट की दूरी हो गई। अब ये टोटल 6 फीट है, तो ये एक एक दो है, तो ये 4 फीट होगा ऑब्वियसली, बीच ए से बी की दूरी है ना। और दूसरा चीज़ एक दिया गया है, इफ़ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द डोर आर इक्वल, फाइंड दिस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहा गया है कि यहाँ जो जो नेट हिंज फोर्स होगा वो दोनों जगह सेम है ना, नेट मैग्नीट्यूड। तो मैं वही लिख लिया हूँ, एन एच ए और एन एच हिंज फोर्स एट बी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, अब देखिए हिंज फोर्स किधर लगेगी, है ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जब आप हिंज देखोगे तो वो अलमीरा के हर तरफ से वो सपोर्टेड रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई एक प्लेन सरफेस नहीं है कि उसके परपेंडिकुलर आप नॉर्मल हिंज फोर्स लगा दोगे। तो ऐसे केसेस में जब हमें पता नहीं है कि किधर आएगी नेट हिंज फोर्स, तो हमारी क्या आदत होती है, कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तरफ मैं, है ना, नॉर्मल फोर्स दिखा दूँ N1 और N2, जो इसकी वैल्यू आएगी उसके अनुसार नेट हिंज फोर्स हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या मान रहा हूँ कि एक y में मान लूँगा ऑब्वियसली और एक x में मानूंगा, है ना, चूँकि मेरे पास ऑप्शन है दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानने का। तो यहाँ पर मैं y के डायरेक्शन में N1 मान ले रहा हूँ और x के डायरेक्शन में N2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आप ये मत टेंशन लेना कि सर इधर ही क्यों माने। ठीक है, आप चाहते तो ये राइट साइड में भी मान सकते थे, तो मैं वो मान कर भी आपको बताऊंगा कि उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सही डायरेक्शन में चला गया हूँ। मैं गलत डायरेक्शन, मतलब इधर भी मानता तो भी कोई गलत बात नहीं होती। अब देखिए बी पे भी हिंज फोर्स उसी तरह मैं मान लूँगा, तो एक मैं ऊपर ही मान लेता हूँ N3। अब मैं इधर लेफ़्ट नहीं मानूंगा, क्यों, इधर लेफ़्ट देख चुका हूँ तो मुझे पता है नेट फोर्स जीरो करना है आगे जाकर, तो मैं इधर ही मानूंगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कहोगे कि सर अच्छा एक और फोर्स है mg, लिख दूँ नीचे इधर mg, है ना। इनफैक्ट मास तो दिया गया है 8 kg है, तो मैं 8g ही लिख देता हूँ इधर क्या। और ये 8g कहाँ लगेगा, एकदम सेंटर पे लगेगा। ठीक है, मतलब ये 6 फीट की सेंटर यानी 3 फीट ऊपर, और इस साइड से 3/4 फीट, है ना, राइट साइड में यहाँ पे लगेगी सेंटर पे mg, सेंटर ऑफ मास, है ना। अब आप बोलोगे कि सर इसको राइट साइड में ही क्यों माने, लेफ्ट साइड में इसको मान लेते और इसको राइट साइड में मान लेते। तो देखो आगे मुझे प्रोसेस तो पता ही है कि मैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स टाइप का क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो करूँगा और नेट टॉर्क जीरो करूँगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप इस हिंज के अबाउट, ए हिंज के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करते, तो ये N1 की और N2 की टॉर्क तो जीरो हो जाती, उसी पॉइंट से पास कर रही है। N3 की भी जीरो हो जाती, उसी पॉइंट से पास कर रही है। N4 की वजह से, ठीक है, अभी देखिए इस तरफ है, किस तरफ है, ये कौन सा सेंस बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये 8g की वजह से देखिए कैसा सेंस बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है। तो देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, तो सही है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर आप N4 लेफ्ट साइड में मान लेते तो देखिए 8g की वजह से भी क्लॉकवाइज है और N4 की वजह से भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो दो क्लॉकवाइज जुड़ के जीरो थोड़ी हो सकते हैं कभी, अपोजिट में जुड़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तब तो जीरो हो सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इधर लेफ्ट मानते तो फिर आपको इसको फिर काट कर इसको सही करना ही पड़ता है आगे जाकर। ठीक है, तो मैं पहले से ही सही मान लिया हूँ यहाँ पर। बाकी आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा वो बात। अब देखिए यहाँ जो एक है ना इक्वेशन के लिए दिया गया हमें नेट नॉर्मल, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। नेट नॉर्मल एट ए क्या होगा, √N1² + N2², है कि नहीं। और बाद में यही चीज़ पूछी भी गई है कि कितनी है, तो वो आगे बाद में निकालेंगे। बी पे क्या हो जाएगा, नेट हिंज फोर्स N3² + N4²। ठीक है, तो ये कितना बन गया, N1² + N2² = N3²
प्लस n4 का स्क्वायर। अब मैं इसके आगे बाद में कमेंट करूँगा, पहले नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में इस बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, N2 और N4, दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं लिख दे रहा हूँ N2 इक्वल टू N4। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन में देखिए एक N1 लग रही है और N3 लग रही है ऊपर और mg लग रही है नीचे। तो N1 प्लस N3 इक्वल टू 8g। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए आप इसको फिर से ठीक करते हैं। N2 इक्वल टू N4 है, तो क्या इससे फील आ रहा है कि इस दोनों को काट देना चाहिए ऐसे, है ना? तो इससे क्या पता चलेगा, N1 स्क्वायर इक्वल टू N3 स्क्वायर। तो N1 इक्वल टू N3। यहाँ फिर प्लस माइनस मत सोचने लगा मैथमेटिकल वे में, ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पे ठीक कर ले रहे हैं। वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में जब टॉर्क 0 कर रहे हैं उसमें वो सब चीज़ हो जा रहा है। तो N1 इक्वल टू क्या हो गया, N3 हो गया। ठीक है, अब देखिए N1 प्लस N3 8g है ना। N1 प्लस N3 8g है और N1 और N3 बराबर है। तो क्या आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू 4g के बराबर हो जाएगी। तो N1 इक्वल टू N3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4g। ठीक है, तो देखिए N1 N3 तो पता चल गया, बस अब N2 N4 पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या तरीका है, नेट टॉर्क 0 करूँगा मैं। किस पॉइंट के अबाउट 0 कर लूँ, ए पॉइंट के अबाउट ही कर लेता हूँ। तो देखिए क्लॉकवाइज सेंस वाले को एक तरफ लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को एक तरफ लिखूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, ये दोनों यहीं से पास हो गए 0, N3 भी यहीं से पास हो गया 0, N4 देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और 8g क्लॉकवाइज सेंस में। तो N4 की टॉर्क कितनी हो जाएगी, N4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 4 फीट। ठीक है, इस 8g की टॉर्क कितनी हो जाएगी, तो 8g इंटू परपेंडिकुलर, देखिए ये फोर्स ऐसे लग रही है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब ये पूरी 1.5 फीट है यानी 3/2 फीट है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा होगा 3/4 फीट। फीट लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, है ना। तो N4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 से काट दो, ये 2 हो जाएगा, 3 2 6, 2 से और भी कट जाएंगे, 4 भी कट जाएगा, तो हो जाएगा ये 3, एक सेकेंड, 3/2g। ठीक है, 3/2g। तो ये N4 आ गया हमारा। अच्छा N4 3/2g है, तो N2 भी कितना है, इतना ही है, 3/2g ही है। क्लियर ये चीज़। तो बस आंसर आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, बहुत अच्छी बात है, उसकी मैग्नीट्यूड है कितनी, यानी ये नॉर्मल हिंज फोर्स ही पूछा गया हमें। तो मैं देखिए ए वाले का निकाल देता हूँ, NHA, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, √N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो N1 स्क्वायर कितना है, 4g का स्क्वायर है, 4g का लिखूँ क्या, 16g स्क्वायर, चलो रहने दो, 4g का स्क्वायर प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, 3/2g, तो ये है 3/2g का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो g को बाहर में निकाल सकता हूँ, है ना, g स्क्वायर है तो g बाहर निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। 16 प्लस 9/4 एलसीएम ले लो, तो 16 प्लस 4 64 प्लस 3 सॉरी प्लस 9 हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 7, एक सेकेंड कर ही लेता हूँ, स्टेप लिख ही देता हूँ, 16 प्लस 9/4 इंटू जी। हाँ अब क्या कर लें, 16 4 जा 64 प्लस 9 73, तो √73 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और जी की वैल्यू आप 9.8 रख लो, तो ये आंसर आ रही है 41.86। ठीक है, न्यूटन में। इसी को पीछे आप ऑप्शन देख सकते हो, यही चीज़ पीछे में लिखा हुआ है, 42 न्यूटन लिखा हुआ है, अप्रॉक्स में आप देख सकते हो 42 ही आएगा। तो ये आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।